हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, क्लास 12th में है तो अच्छा होना ही पड़ेगा। हाँ यार, ऑब्वियसली सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है। लास्ट क्लास में WCR हम देख चुके हैं, जो कि था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज बारी आ चुकी है IFR की, जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। IFR होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, सारी बातें करेंगे। बट पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज IFR और क्यों बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। IFR होता क्या है? एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, A एंड B। इन्होंने किसी कंपनी में एज ए फर्म इन्वेस्ट किया। उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब उस कंपनी के शेयर परचेज किए, तो इन्वेस्ट किया शेयर्स में। अब एक बात बताओ, एज ए फर्म मेरी बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट दिखेगी एज एन एसेट। तो अब एक बात बताओ यार, क्या वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है? शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है? हाँ जी। तो इससे मेरी नेटवर्थ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो इंटैक्ट हो सकती है ना। इसीलिए मैं एक रिजर्व क्रिएट कर देता हूं, जो मेरे रिजर्व सेक्शन में लायबिलिटी साइड शो हो जाता है, जो कि मुझे हेल्प करता है मेरी फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए। इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट में मेरी फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है, नीचे आ जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो उसे मैं सम अप, यानी अगर मैं बात बोलूं तो कंपनसेट कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा? कंपनसेट कर दूंगा उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को। किससे? अपने इस IFR से। तो यही होता है मेरा IFR। अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50,000 और IFR है 20,000, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 30,000 रुपीज, इसका मतलब 20,000 से जो डिक्लाइन आया है वो IFR कंपनसेट कर देगा, और इन्वेस्टमेंट को मैं अपनी बैलेंस शीट में वही 50,000 से दिखाऊंगा। ठीक है, ये था मेरा कंप्लीट IFR का कंसेप्ट। क्या होते हैं इसके केसेस, आइए आगे बात करते हैं। पूरा IFR, इसमें 3 केसेस के बारे में बात किया गया है कि जब मेरी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब मेरी मार्केट वैल्यू इक्वल है मेरी बुक वैल्यू से। ठीक है, सेकंड केस, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो चुकी है। ठीक है, इसमें अगेन 3 केसेस हैं, अभी बात करेंगे। ठीक है, और थर्ड केस है मेरा मार्केट वैल्यू ज्यादा है मेरी बुक वैल्यू से। तो मेरे IFR के ट्रीटमेंट्स क्या क्या होंगे? ये जो केसेस है, ये है ट्रीटमेंट ऑफ IFR। क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ IFR। चलिए क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, और एक छोटे से एग्जांपल से भी हम इसको समझेंगे। तो मेरा पहला केस आ जाता है व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर इक्वल। बेटा, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस हुई नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डिक्लाइन आया नहीं है, तो IFR मेरा कोई यूज का है नहीं। अब देखो, IFR को हम ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हुआ है फर्म का। रिकंस्टिट्यूशन आपको बताइए कौन कौन से केसेस होते हैं? चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, इन सब की हमने बात की थी। तो इस सब केसेस में सिमिलर रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तीनों चैप्टर में आपके साथ ही एज इट इज चलेगा। तो पहला मेरा, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है तो IFR का यूज हुआ नहीं है। यूज नहीं हुआ तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी कैपिटल में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। हाँ जी सर, कर दिया, कोई इशू ही नहीं है। चलिए, पहला ट्रीटमेंट सर हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, IFR का यूज हुआ नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन है नहीं, यानी डिक्लाइन है नहीं। तो इसकी वजह से IFR मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने ओल्ड पार्टनर्स, या रिटायरमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। कोई इशू नहीं है सर। केस नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सर केस नंबर 2 कहता है जब मेरी मार्केट वैल्यू कम हुई है मेरी बुक वैल्यू से। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया, इसमें फिर से मेरे 3 केसेस आते हैं। 3 केसेस में पहला केस क्या है? जो डिक्रीज हुआ है ना मार्केट वैल्यू में, वो IFR से कम है। मतलब मेरा IFR का अमाउंट है वो ज्यादा है मेरे पास, और डिक्रीज है वो कम है। सो बेसिकली जितना मेरा डिक्रीज है मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट में, उतना मैं पहले IFR से कंपनसेट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट को देके, एंड बाकी बचा हुआ IFR मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग द पार्टनर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? IFR अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई इशू ही नहीं है, कोई बात नहीं है। ओके, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये तो मेरा हो गया पहला केस। सेकंड केस का फर्स्ट सब केस की बात की है मैंने, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? सर क्वेश्चन से समझाओगे ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन से
आपके सामने एंट्री करके समझाएंगे इसी वीडियो में। देखिए केस 2 क्या कहता है मेरा, कह रहा है जब मेरा डिक्रीज हुआ ना मार्केट वैल्यू में, वो इक्वल था आईएफआर के, मतलब जितना डिक्रीज था उतना ही आईएफआर था। मान लो 50,000 का आईएफआर था तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी 50,000 है, तो सारा का सारा आईएफआर हम दे देंगे इन्वेस्टमेंट को, पार्टनर्स की झोली में कुछ नहीं जाने वाला है। तो क्या बोला मैंने एंट्री में, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के पास कुछ नहीं गया। चलो कोई इशू नहीं है। सेकेंड केस का जो थर्ड केस है ये बहुत ही अच्छा केस है, व्हेन डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू इज मोर देन आईएफआर, मतलब आईएफआर 50 का था तो डिक्रीज 70 का आ गया, तो ये 20,000 कहां से लाएंगे। याद करो वो WCR का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज किया था। सो बेसिकली यहां पे भी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करेंगे और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर से ले लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो मेरी पहली एंट्री हो जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो मुझे 70,000 रुपए देना है अभी जो हमने बात करी। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके रिवैल्यूएशन का लॉस रिकवर कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएंगी मेरी 2 एंट्रीज। कितनी एंट्रीज, 2 एंट्रीज। चलिए सर लास्ट केस जो कि थर्ड केस है मेरा, जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। क्या है ये केस बेटा, देखो अब आईएफआर का तो कोई यूज ही नहीं है क्योंकि इंक्रीज हुआ है, फ्लक्चुएशन जरूर हुई है बट इंक्रीज की तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो मेरा इंक्रीज है अगर मार्केट वैल्यू में, तो मेरी पहली और जो एंट्री है वो है आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट करने की। मैंने पार्टनर्स को दे दिया क्योंकि आईएफआर तो यूज होगा ही नहीं। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, वही ओल्ड रेशियो में, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट को तो डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एसेट है, एसेट डेबिट साइड इंक्रीज हो रहा है मेरा। टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि मेरा रिवैल्यूएशन का बेनिफिट है यानी रिवैल्यूएशन गेन है। अब रिवैल्यूएशन गेन है तो पार्टनर्स को तो देना ही पड़ेगा ना। तो थर्ड एंट्री मेरी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन गेन लेके चले जाएंगे मेरे पार्टनर्स। तो ये थे मेरे सारे केसेस ऑफ आईएफआर। कैसे हुए, क्या थी जनरल एंट्री हमने देखा। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिया हुआ है जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है मेरे पास 1 लाख रुपीस और आईएफआर है 50,000 रुपीस। फर्म में पार्टनर्स है ए एंड बी जिनका पीएसआर है 3:2। पहला जो केस है वो है इसमें कोई चेंज नहीं है मार्केट वैल्यू में। सेकंड है कि मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है और हो गई है 75,000, मतलब डिक्रीज 25,000 का है। ओके जी। थर्ड में डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज है मेरे 50,000 रुपीस का, कोई इश्यू नहीं है। फोर्थ में 75,000 रुपीस का जो ये डिक्रीज है देख लेंगे। एंड फिफ्थ में मेरा इंक्रीज हुआ है। आई बात समझ में। तो चलिए एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, जहां पे कोई चेंज नहीं है तो मेरा आईएफआर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। है कितना मेरा 50,000 रुपीज है, रेशियो है 3:2, तो 30,000 एंड 20,000। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है 75,000 रुपीज, 1 लाख से 75, इसका मतलब जो डिक्रीज है वो है 25,000 रुपीज का, तो 25,000 है तो कर लेते हैं आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा हमारे पास आईएफआर तो वही 50,000 रुपीज का है और जो मेरा डिक्रीज है वो 25,000 रुपीज से, तो इन्वेस्टमेंट को दे दूंगा 25,000। तो बेटा बच कितना गया, 25,000 जो कि जाएगा ए एंड बी के पास, किस रेशियो में, 3:2 में, तो 15,000 एंड 10,000। ये हो जाता है मेरा सेकंड केस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलते हैं आगे। केस नंबर थर्ड, यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हो चुकी है 50,000 रुपीज, मतलब डिक्लाइन 50,000 का आ चुका है और मेरे पास आईएफआर भी 50,000 है, तो पूरा एंट्री आईएफआर वाली कहां चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट में। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, कितना, वही सर 50,000 रुपीज से। चलिए केस नंबर फोर्थ, इस बार जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हो गई है सिर्फ 25,000, इसका मतलब जो डिक्लाइन आया है वो 75,000 से आया है, यानी मोर देन आईएफआर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपीज
50,000 रुपीज एंड 25,000 रुपीज। अब ये 25,000 रुपीज जो रिवैल्यूएशन का गेन है हम किससे लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल से लेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेना कितना है मैंने? 25,000 रुपीज लेना है। किस रेशियो में लूंगा? 3:2 में ही लूंगा, तो 15,000 एंड 10,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट केस, मेरा जो फिफ्थ केस है, जहां पे 150 हो गई है मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो उसका फर्स्ट एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30,000 एंड 20,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000 and third revaluation account debit to A's capital account to B's capital account। कितने से बेटा? वही 50,000 रुपीज से 30,000 एंड 20,000। सो ये था मेरा पूरा IFR का ट्रीटमेंट विद कंप्लीट इलस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए और वीडियोस को लाइक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे ना। तो जाइए, पूरा अकाउंटिंग कंसेप्ट आपके लिए तैयार है। क्लास 12th, बी रेडी।